नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी अपने आप में बहुत रोचक और बहुत ही दर्द भरी है। दरअसल दोस्तों, मुरादाबाद के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म से महिला और उसका पति काफ़ी खुश होता है, क्योंकि ये उसका पहला बच्चा होता है और पहली बार माँ बनने का सुख एक अलग ही सुख होता है। लेकिन दोस्तों, किन्हीं हालातों और कुछ लोगों के कहने से उस बच्ची का पिता अपने आंगन की किलकारी को जिंदा ही दफनाने की कोशिश करता है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से अवगत कराता हूँ कि आखिर एक पिता के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी और लोगों ने ऐसा क्या कहा था जिससे कन्यादान करने वाले हाथों ने ही उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश मोटर मैकेनिक का काम करता था और इसी से उसका जीवन यापन हो रहा था। राजेश की शादी बरेली के ही नवाबगंज में एक सुनीता नाम की लड़की से होती है। शादी के बाद में राजेश के खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे अब राजेश सोचता है कि क्यों ना कहीं बाहर चल के कोई नौकरी ढूंढते हैं। राजेश नौकरी ढूंढने के लिए उत्तरांचल रुद्रपुर जाता है और उसे वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी मिल भी जाती है। दोस्तों, अब राजेश वहीं रुद्रपुर में रहकर अपनी नौकरी करता रहता है और इधर उसकी पत्नी सुनीता घर पर रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में राजेश अपनी पत्नी को भी लेकर वहीं रुद्रपुर चला जाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और वो अपनी नौकरी उसी फैक्ट्री में करता रहता है। अब दोस्तों, राजेश और सुनीता ये दोनों पति पत्नी काफ़ी हंसी खुशी से वहीं रहते थे। एक दूसरे को दोनों काफ़ी प्यार करते थे। इसी बीच दोस्तों, राजेश की पत्नी सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। पत्नी के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद में राजेश उसका काफ़ी देखभाल करता था, उसकी काफ़ी फिक्र करता था, समय समय पर उसकी डॉक्टरी जांच कराता था, उसकी हर तरह से सारी ज़रूरतों को पूरी करता था। और ये दोनों पति पत्नी अपने होने वाले बच्चे के लिए तरह तरह के सपने देखने लगते हैं और सपने सजाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब राजेश की पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तभी अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। फिर फौरन राजेश अपनी पत्नी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है, जिस डॉक्टर से उसकी पत्नी सुनीता का इलाज चल रहा था। उसी डॉक्टर को अपनी पत्नी को दिखाता है। डॉक्टर जब सुनीता की जांच करते हैं तो वो राजेश से बताते हैं कि बच्चा अभी 7 ही महीने का है, अभी इसकी डिलीवरी मैं नहीं करा सकता, क्योंकि अभी इसकी डिलीवरी कराना खतरों का खेल होगा। इसलिए वो राजेश को सलाह देता है कि आप किसी अच्छे नर्सिंग होम में अपनी पत्नी को लेकर जाओ और वहीं इसे एडमिट करा दो। अब दोस्तों, राजेश अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल देता है। वैसे तो रुद्रपुर में बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल थे, लेकिन दोस्तों, राजेश के पास इतना बजट नहीं होता है। इसलिए राजेश अपनी पत्नी को लेकर मुरादाबाद चला आता है और मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज में वो अपनी पत्नी को एडमिट करा देता है, जहाँ पर उसकी पत्नी ने
4 जनवरी 2014 को एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों बच्ची अभी 7 ही महीने की थी, इसलिए बच्ची बहुत ही कमज़ोर थी। बच्ची की हालत नहीं ठीक थी। बच्ची की हालत को देखकर डॉक्टरों ने राजेश को बताया कि तुम्हारी बेटी को इनक्यूबेटर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी 7 ही महीने की है और बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए इसे इनक्यूबेटर में रखना है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जितने इनक्यूबेटर हैं उनमें पहले से ही कुछ बच्चे रखे हैं, इसलिए आप अपनी बेटी को लेकर किसी अन्य नर्सिंग होम में चले जाएं और वहीं पर अपनी बेटी को इनक्यूबेटर में रखवा दीजिए। अब दोस्तों राजेश की बेटी को हॉस्पिटल में अन्य मौजूद लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे ये बच्ची तो बहुत ही कमज़ोर है, इसका बचना मुश्किल है, अगर ये बच भी गई तो ये ज़िंदगी भर अपंग ही रहेगी। लेकिन दोस्तों राजेश उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो अपनी बच्ची को फौरन लेकर इलाज कराने के लिए चल देता है। राजेश के साथ में उसका साला भी होता है जिसका नाम दिनेश था। दिनेश और राजेश उस मासूम बेटी को लेकर मुरादाबाद के ही साईं हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ डॉक्टरों को दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों साईं हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बच्ची को एडमिट करने से पहले राजेश से कहा 10,000 रुपये पहले जमा कर दो, फिर मैं आपकी बच्ची का इलाज शुरू कर दूंगा। लेकिन दोस्तों राजेश के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो राजेश कहता है आप मेरी बेटी को एडमिट कर लीजिए, मैं पैसे बाद में जमा कर दूंगा। लेकिन फिर भी साईं हॉस्पिटल वाले उसकी बच्ची को एडमिट नहीं करते हैं, कहते हैं पहले पैसा जमा करो फिर एडमिट करूंगा। अब दोस्तों राजेश अपने सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और उनसे अपनी बात बताता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन सभी लोगों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, कोई ना कोई बहाना बताकर उसे मना कर दिया। अब दोस्तों राजेश काफ़ी उदास और हताश हो जाता है। वो निराश होकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर उसके मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। उसके मन में वही बात बार बार गूंजने लगती है जो हॉस्पिटल में मौजूद लोगों ने कहा था कि ये बच्ची बहुत कमज़ोर है, इसका बचना मुश्किल है और अगर बच भी गई तो फिर ये ज़िंदगी भर अपंग रहेगी। राजेश इसी बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है और फिर उसके मन में एक विचार आता है। वो सोचता है मैं ऐसी बेटी का करूँगा ही क्या, यदि यह ज़िंदगी भर अपंग ही रहेगी तो मैं इसे क्या करूँगा, इससे अच्छा तो ये मर ही जाए। लेकिन दोस्तों वो बच्ची ऐसे तो मर नहीं सकती थी। फिर राजेश के मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं इसे अपने हाथों मार दूं। फिर राजेश अपने साले दिनेश से अपनी बात को बताता है और उनसे कहता है कि इस बच्ची का हम क्या करेंगे, अगर ये जिंदा भी रही तो जिंदगी भर अपंग रहेगी, ऐसा करते हैं इसे हम मार देते हैं। अब दोस्तों दिनेश भी अपने जीजा की बातों में हाँ में हाँ मिला देता है और वो भी कहता है हाँ इस बच्ची को क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों वो दोनों लोग उस बच्ची को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के हिम्मत नहीं होती है कि अपने हाथों से उस मासूम बच्ची का गला दबा दें। फिर दोस्तों ये दोनों सोचते हैं कि चलो इस बच्ची को हम जिंदा ही दफना देते हैं। राजेश और दिनेश उस बच्ची को लेकर मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के ग्रामीणों से बताते हैं कि यहाँ मुरादाबाद मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी एडमिट है और उसने इस बच्ची को जन्म दिया और डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मैं इसे दफनाना चाहता हूँ, मुझे आप लोग शमशान घाट का रास्ता बता दीजिए और फावड़े का व्यवस्था कर दीजिए।
जिससे मैं अपनी बेटी को ले जाकर वहीं दफना दूं। अब दोस्तों उसके दुख को देखकर गांव वालों ने सोचा इसकी मदद करनी चाहिए। फिर गांव वालों ने तत्काल फावड़े का व्यवस्था की और कफन की व्यवस्था की और गांव वाले स्वयं जाकर गंगा के किनारे एक शमशान घाट था, उसी शमशान घाट पर कब्र की खुदाई करते हैं। कब्र तैयार हो जाती है। फिर राजेश अपनी बेटी को उसी कब्र में लिटा देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही राजेश ने उस मासूम नन्ही सी बच्ची को उस ठंडी रेत में लिटाता है, तुरंत ही वो बच्ची हाथ पैर चलाना शुरू कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब दोस्तों गांव वालों ने जब उस बच्ची को रोते देखा तो उन्होंने सोचा ये तो चमत्कार हो गया और वो लोग अचंभित हो गए। लेकिन दोस्तों इधर राजेश और दिनेश के चेहरे पे खुशी के बजाय घबराहट होने लगी। गांव वाले उनके चेहरे को देखकर सोचते हैं कि इन दोनों को तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये तो काफ़ी घबरा रहे हैं, जिससे गांव वालों को इन दोनों के ऊपर कुछ शंका हो जाती है और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो वो बार बार यही बताता है कि डॉक्टरों ने इसे मृत बताया था। लेकिन दोस्तों गांव वालों ने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया और फिर किसी ने पास के पुलिस स्टेशन में सूचना दे दी और मौके पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों लोगों को अपने हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ करती है। तो ये दोनों लोग अपनी ये सारी कहानी बताते हैं जैसा जैसा उनके साथ में हुआ था। दोस्तों अब पुलिस ने इन दोनों लोगों को न्यायालय में पेश करके इन्हें जेल भिजवा दिया और उस बच्ची को ले जाकर उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जिस हॉस्पिटल में राजेश की पत्नी सुनीता ने इस बच्ची को जन्म दिया था। फौरन डॉक्टरों ने इस बच्ची को इंक्यूबेटर में रखा और उसका इलाज चालू हो गया। दोस्तों 2-3 दिन इलाज होने के बाद में इस बच्ची के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार देखने को मिला। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद बच्ची ने उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी के दिल को आहत या ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत करा के आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें, यदि आप लोग के समाज में ऐसे मजबूर लाचार लोग हैं तो आप लोग उनकी मदद करें ताकि फिर कोई मासूम जिंदा न दफनाई जाए। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो भी प्यारी आँखें मेरा वीडियो देख रही हैं, उन प्यारी आँखों ने जो भी सपना देखा हो, ईश्वर उनके सपनों को जल्द से जल्द पूर्ण करे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प या रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।